इस समय चार्ल्स शोबरा उसका पहले स्टेटस बताइए, क्या वो जिंदा है, क्या है, कहाँ है वो? हाँ, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया है तो चार्ल्स शोबराज पहले यूके में था, तो आजकल फ्रांस वगैरह में कहीं पे है। और उससे पहले नेपाल जेल में रहा है, तो नेपाल जेल से वो बाहर चला गया। बल्कि इनफैक्ट उसको जब मैंने ब्लैक वुमन किताब लिखी थी, जेल से छूटने के बाद उसका मैसेज आया है मुझे कि मुझे खुशी है कि आपने स्पिरिचुअलिटी आप में तब भी थी और अब आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। राइटिंग में उसने दिया, ये व्हाट्सएप पे मैसेज दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो याद रख कर रहा है। फिर उसने बताया मेरे करैक्टर के बारे में कि था आप उस टाइम पे भी जो है आप जो भी थे ऑनेस्ट थे, अब भी आप ऑनेस्ट हो, ये मेरे को बहुत खुशी है। यू आर दी ओनली ऑफिसर। चलो ये अच्छी बात है कि कोई रिकॉग्नाइज तो कर रहा है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे या ना करे, कोई एक कैदी तो रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो उससे बात हुई थी, वो आजकल मेरे ख्याल फ्रांस में है, कोई मूवी वगैरह बना रहा है। अच्छा, हाँ। तो सर क्या स्टेटस क्या है चार्ल्स शोबराज का? क्या उसको सारे केसेस में, कितने केस थे उसके ऊपर इंडिया में और बाहर, क्या उसको बरी कर देगी, इस बारे में कोई जानकारी आपको? देखें, इसके ऊपर जो केस थे, मर्डर का केस था। तो इसने गोवा में इसने इसको ना बिगनिंग किलर भी कहते थे। बिगनिंग किलर इसलिए कहते थे कि ये फॉरेन औरतों से जो है दोस्ती बनाता था। दोस्ती बना के उसको जहाँ लगता था कि फॉरेन जो है उसके पैसे वगैरह हैं खूब, तो उसको फिर ये उसको रात को डिनर पे बुलाना, डिनर बुला के उसको सिडेटिव्स कुछ खिला देना। उसके बाद ये उसको रेप करता था और लूट लेता था। और अगर बहुत ही वो इसको लगता था कि टफ केस है तो मार भी देता था। तो इसके ऊपर एक दो केस थे मर्डर के वहाँ के, गोवा के, जिसमें कि ये अंडर ट्रायल था। जब मैं गया था अंडर ट्रायल था ये। तो उसके अलावा जब जेल यहाँ तिहाड़ में था, ये बी क्लास प्रिजनर। उन दिनों में ना क्या होता था कि दो तरह के प्रिजनर होते थे, बी क्लास और सी क्लास प्रिजनर। जो बी क्लास प्रिजनर होते थे उनको होता था कि जो ग्रेजुएट या इनकम टैक्स पे थे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, उनको बी क्लास मिलती थी, बाकी सबको सी क्लास मिलती थी। और बी क्लास प्रिजनर्स को काफ़ी फैसिलिटी होती थी कि बी क्लास के जो प्रिजनर होते हैं उनको एक तो मुलाकात जो है, औरों की तो मुलाकात जंगले में होती है जिसमें कि बीच में ग्रिल होती हैं, इनकी मुलाकात जो है फेस टू फेस होती थी। और खाना भी इनका स्पेशल होता था, ब्रेकफास्ट हो गया, 3-4 टाइम का खाना इनका होता था, बटर ब्रेड वगैरह सब चीज़ें इनको जो है उसके हिसाब से मिलती थी। तो फिर बाद में हमने जो है, क्योंकि जो बी क्लास प्रिजनर होते थे वो उन्होंने अपने आप को अलग ही एक कैटेगरी का समझना शुरू कर दिया था। कोई प्रिजनर कोर्ट में पिटीशन लगाता था, वो कहता था कि द प्रिजनर सो एंड सो इज ए बी क्लास प्रिजनर। तो कोर्ट ने कहा यार, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जब एक आदमी अनपढ़ आदमी क्राइम करता है तो उसको तो आप पार्डन कर सकते हो। एक पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है जो इनकम टैक्स देता है या ग्रेजुएट है, उसने अगर क्राइम किया है उसको आप बी क्लास देते हो, तो ये तो आप बड़ा अन्याय कर रहे हो आम प्रिजनर के साथ। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी तो हमने दिल्ली में फैसला किया कि दिल्ली से हम बी क्लास सिस्टम एबॉलिश कर देंगे। तो ये जाके 96-97 में हमने इसको सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था। तो ये बी क्लास प्रिजनर था, इसको काफ़ी अलग से सुविधाएं मिली हुई थी, और ये किताबें वगैरह बहुत पढ़ता था, खूब किताबें पढ़ता था। और इसके ऊपर और भी यूपी का भी केस था इसके ऊपर, वाराणसी, उसका जो है वाराणसी का भी केस था, वो उसमें भी शायद लूटने का वो था। आप देखें इसका करैक्टर ऐसा था, इसने खुद अपने केस लड़े, सुप्रीम कोर्ट में अपने केस खुद आर्गू किए हैं, और उस टाइम पे जो सीनियर एडवोकेट होते थे वो इसकी हेल्प करते थे। ये कहता था वो साइटेशन निकालो, वो निकाल के देते थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जज, हाँ, इतना पढ़ा लिखा था, और ये अपनी मर्जी से वो चलाता था। तो ये इसका करैक्टर था। और जेल में भी ये ना पेटिशनें वगैरह प्रिजनर्स की जो है बनाता रहता, हेल्प करता रहता था। जो पैसे वाले होते थे उनसे पैसे भी लेता था, और जो गरीब होते थे गरीबों की पेटिशनें बनाता था। तो हमने जब 83 में मैंने लीगल एड सेल बनवाई थी, जिसमें कि बाहर से वकील आते हैं और वो आके इनकी पेटिशन वगैरह ड्राफ्ट करते हैं प्रिजनर्स की, गरीब प्रिजनर्स की, जो जिनके पास वकील अपने नहीं होते। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो वकील होते हैं जो पेटिशनें बनाते हैं,
प्रिजनर्स को वकीलों पे, सरकारी वकील के ऊपर विश्वास नहीं होता, लीगल एड के वकील के ऊपर विश्वास नहीं होता कि जो इसकी ड्राफ्टिंग होगी ठीक होगी। अभी भी जो हमारे प्रिजनर्स जो पिटिशन की ड्राफ्टिंग करते हैं, तो जो प्रिजनर्स जो है वो जो अंदर जेल में कैदी है या अंडर ट्रायल है, उनके पास जाते हैं अपनी पिटिशन बनवाने के लिए। अभी भी उनका मतलब अब लीगल एड सेल सब जगह है, तो अभी भी मेरे को कोई इसमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभी भी उनको ज़्यादा विश्वास जो प्रिजनर पिटिशनर बनाते हैं उनके ऊपर है बानिस्पत की। जो तो आपने बताया कि नेपाल जेल से जब गया था, फरार हो गया था वहाँ से या भाग? नहीं, नेपाल जेल में पूरी कैद इसने काटी। हाँ, इसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट वहाँ काटी। उसके बाद छूट के वो जो है यूके गया था। यूके से इसने मेरे से बात भी की। उसके बाद अब मैंने सुना है कि गूगल में पढ़ा है फ्रांस में है ये। अभी कोई कब से बात नहीं है आपकी? एक ही बार बात हुई थी, वो भी एक कोई रिपोर्टर थी, उसने मुझे फ़ोन किया, तो उसने बताया कि चार्ल्स शोबराज आपसे बात करना चाहता है, तो अब आपको पता भी नहीं वो हैं या नहीं? हाँ, मुझे पता नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि वो बात करना चाहते हैं, मैं आपका नंबर दे दूं। तो मैंने उनको कहा दे दो। ये कब की बात है सर? ये कोई 1.5 साल पहले की बात होगी। ओके, तो उससे अब उसके बाद कोई आपकी, उससे पहले भी कोई बात नहीं ना, हुई? उससे पहले भी कोई बात नहीं थी, उसके बाद भी कोई बात नहीं। तब वो नया नया यहाँ नेपाल की जेल से छूटा था, ये मेरी बात हुई इससे। चलिए, तो सुनील गुप्ता साहब तो बता रहे थे अपना किस्सा, किस तरह से चार्ल्स शोबराज ने इस मूवी में भी दिखाया किस तरह से शुरुआत में हेल्प की, और अभी तक ये 1.5 साल पहले तक टच में था। हालांकि अब कोई वार्तालाप नहीं है, ऐसा कहा जाता है फ्रांस में, लेकिन अभी इसकी भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। ये रिपोर्ट कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।